हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जिस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे दैट विल बी एएनएस की मार्किंग, स्पेसिफिकली पैरासिम्पैथोमाइमेटिक और पैरासिम्पैथोलिटिक वाले चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, उसकी मार्किंग्स को देखेंगे। एएनएस शुरू करने से पहले द थिंग दैट आई वांटेड टू रिपीट वाज दिस कि फार्माकोलॉजी में कोई भी मॉड्यूल पढ़ने से पहले आपने उसकी क्लासिफिकेशन करनी है। क्लासिफिकेशन यूजुअली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर देती है, पर अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने नहीं प्रोवाइड किया तो यूएचएस की वेबसाइट पे फार्मा का सिलेबस पड़ा है, उस सिलेबस में क्लासिफिकेशन दी हुई है, तो आपने वो वहाँ से कर लेनी है। दैट विल बी ऑल्सो ओके, इवन दैट इज़ बेटर। ठीक हो गया। अब हम लोग एएनएस की तरफ आते हैं। एएनएस के लिए मैंने मिनी कैटजंग पढ़ी थी और मिनी कैटजंग के साथ मैंने जो लेक्चर नोट्स थे वो कवर किए थे। एंड लेक्चर नोट्स जो थे वो बेसिकली हमारे यूनिवर्सिटी में बिग कैटजंग और लिपिन से मिला के बनाए गए थे, तो उसको पढ़ने के बाद मुझे उन दोनों बुक्स की तरफ जाने की कोई ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई और सिर्फ मिनी कैटजंग पढ़ लेने से सारा कुछ कवर हो रहा था। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर 6 पे आ जाते हैं। चैप्टर 6 जो है वो हमारे पास इंट्रोडक्शन है एएनएस का। इसके अंदर आपने सारा रीड कर लेना। मिनी कैटजंग में आपने हर चीज़ एक दफ़ा तो रीड देनी ही होती है। ठीक है, आपने इसको रीड दे लेना है। रीड देने के बाद जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो आपको जो है यहाँ पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिफरेंस मिल जाएगा, तो आपने उसको साइड पे जो है वो नोट डाउन कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपने हाई यील्ड टर्म्स देख लेनी है। आपने एक दफ़ा इसको रीड दे लेना है। रीड देने के बाद आप देखेंगे कि जितना भी आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ा है वो सारा आपको इस डायग्राम में मिल जाएगा। आपने ये दोनों डायग्राम्स बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, और इनके अंदर ये जो ब्लॉकर्स लिखे हुए हैं इनको भी अच्छे से देख लेना है कि कौन से पॉइंट पे ब्लॉक करते हैं, किस वजह से ब्लॉक करते हैं। ठीक हो गया, और किस चीज़ को ब्लॉक करते हैं। रही बात इस पेज की, तो दिस पेज इज़ ऑल्सो द सेम डायग्राम, बस डिफरेंस इतना है कि ये बिग कैटजंग की डायग्राम थी और ये मिनी कैटजंग की डायग्राम है। थोड़ी ज़्यादा दिखने में अच्छी लग रही थी, मैंने इसलिए यहाँ पे बना लिया। ये एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन है, ये भी हमारे पास एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन है, और ये जो है ये कोलिनर्जिक है। एंड सेम गोज फॉर दिस, ये भी मेरे पास कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन है। तो इट इज़ डिटो सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। उसके बाद हम रिसेप्टर्स पे आते हैं। रिसेप्टर्स के अंदर आपने एक दफ़ा इसको रीड दे लेना है। उसके बाद आपने टेबल याद करना है। टेबल के लिए मैंने यहाँ से टेबल याद नहीं किया था, मैंने टेबल याद किया था बिग कैटजंग की टेबल 6.2 से, जिसकी मैंने फोटोकॉपी करवा ली थी और मैंने उससे जो है वो यहाँ से इसको कवर कर लिया था। ये टेबल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपकी बेसिस बनाएगा। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन से रिसेप्टर्स पड़े हैं, कौन से अबंडेंट है, कौन से ज़्यादा सेंसिटिव हैं। ठीक है, इसी लिहाज से आप जो है किसी भी ड्रग के एक्शन को किसी स्पेसिफिक जगह पे जो है वो जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपने इस पेज को जो है वो रीड दे लेनी है। ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं लिखी हुई। उसके बाद आपने टेबल 6.3 करना है। टेबल 6.3 इज़ इंपॉर्टेंट इन अ सेंस कि अगर आपको पता होगा कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के क्या इफेक्ट्स हैं, तो ही आप किसी ड्रग का जो एक्शन है उसके बारे में बता सकेंगे। ठीक है, आगे ये वाला पेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। अब जो आपने चीज़ करनी है दैट इज़ एमसीक्यूज़। आपने यहाँ से एमसीक्यूज़ को अच्छे से कवर कर लेना है। फिर आ जाता है चैप्टर 7। चैप्टर 7 ये पैरासिम्पैथोमाइमेटिक का चैप्टर। चैप्टर 7 में सबसे पहले आपने जो चीज़ करनी है दैट इज़ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आपके पास जो है वो डायरेक्टली एक्टिंग भी है और इनडायरेक्टली एक्टिंग भी है। इनके आपने अच्छे से नाम याद कर लेना और फिर आपने इसकी जो है वो थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन भी देख लेनी है। थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन करने से आपका मेजरली जो पोर्शन है ना चैप्टर का वो कवर हो जाता है। ठीक हो गया, आपने ये चीज़ यहाँ से कवर कर लेनी है। उसके बाद जो आपने चीज़ देखनी है, पहले मैं आपको चैप्टर की मार्किंग करवा दूंगी और फिर मैं आपको लेक्चर नोट्स दिखा दूंगी। चैप्टर में सबसे पहले आपने इन सारी चीज़ों को रीड देना है। रीड देना इज़ अ मस्ट। ठीक हो गया। हाई यील्ड टर्म्स पे आते हैं। हाई यील्ड टर्म्स में आपका कोलिनर्जिक क्राइसिस क्या होता है, ठीक है, उसके अलावा माइस्थेनिया क्राइसिस क्या होता है, और ऑर्गेनोफॉस्फेट एजिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट, ये आपने लाजमी करनी है। ठीक है, उसके बाद टेबल 7.1 आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, बस माइनर चीज़ें याद कर लें, लाइक एसिटाइलकोलिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देख लें, एड्रोफोनियम, नियोस्टिग्मीन, फाइसोस्टिग्मीन, इनका देख लें। ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अक्सर वाइवा क्वेश्चन में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। आपने इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेना है, मस्करीनिक का भी और निकोटीनिक का भी। ठीक है, क्योंकि आपने रिसेप्टर्स तो ऑलरेडी क्लासिफिकेशन से कर लिए होंगे। टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट के लिए आपने इसको रीड दे लेनी है। ठीक है, लेकिन याद आप इसको यहाँ से कर लीजिएगा, ये बहुत अच्छा टेबल बना हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से देख लेना है। क्लिनिकल यूजेस इसके थेराप्यूटिक यूजेस ही हैं जो कि आप थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन में कर चुके होंगे। ठीक है, बस थोड़ी बहुत डिटेल होगी जो आपने साथ में एक दफ़ा रीड दे के कर लेनी है। टॉक्सिसिटी में आएंगे। मस्करीनिक टॉक्सिसिटी आपको पता होना चाहिए क्या क्या टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं इसके। ठीक हो गया। फिर जो अगली चीज़ है वो ये है, वो मशरूम वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है कि मशरूम में कौन सा हमारे पास एल्कलॉइड प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास इसका ट्रीटमेंट में हम लोग एट्रोपिन यूज़ करते हैं 1 to 2 mg। ठीक है, पेरेंटरली। ये अक्सर वाइवा क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और एज एन MCQ या SCQ भी आ सकता है।
1-2 नंबर का। फिर उसके बाद निकोटीनिक टॉक्सिसिटी में आते हैं, आपने इसको भी देख लेना है। निकोटीनिक टॉक्सिसिटी करने के बाद हम लोग आ जाते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग पे। इनडायरेक्टली एक्टिंग की अगर बात करें तो इनडायरेक्टली एक्टिंग में आपने उसको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखना है, ठीक है। इफेक्ट्स इसके जो हैं वो बिल्कुल हमारे पास पिछले वाला जो टेबल है उसी वाले इफेक्ट्स होंगे। क्लिनिकल यूजेस भी आप लोग कर चुके हैं, क्योंकि जैसे कि ये वाली हमारे पास थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन है। इस थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन में देखें हर ऑर्गन के ऊपर जो है डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स का भी बताया हुआ है और इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स का भी बताया हुआ है कि कौन से ऑर्गन के ऊपर कौन सा जो ड्रग है वो एक्ट करता है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने इसके क्लिनिकल यूजेस भी देख लिए। क्लिनिकल यूजेस के बाद आपने इसकी टॉक्सिसिटी पे आना है। टॉक्सिसिटी में ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है, एससीक्यू है, आपने इसको बहुत अच्छे से कवर करना है। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का सिनेरियो बन के आता है कि एक फार्मर था, ही गॉट एक्सपोज टू पेस्टिसाइड्स, ठीक हो गया। अब वो बहुत ज़्यादा जो है वो सिम्टम्स के साथ अपीयर करता है, ठीक है, और आपने पहले इसको डायग्नोज करना होता है, तो वो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होती है। फिर आपने जो है उसका ट्रीटमेंट बताना होता है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले आप उसके कपड़े जो है उनको रिमूव करेंगे, उसकी बॉडी को वॉश करेंगे, देन आप उसको एट्रोपिन देंगे और फिर आप उसको प्रेलिडोक्साइम देंगे। इनकी डोज कितनी है आपको ये पता होना चाहिए, और ऑर्गेनोफॉस्फेट एजिंग आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे टॉक्सिसिटी का डम्बल्स करके जो है वो एक निमोनिक दिया हुआ है, तो आपने इसको भी देख लेना है। रही बात लेक्चर नोट्स की, और आपने एमसीक्यूज यहाँ से कवर कर लेने हैं, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं लेक्चर नोट्स के ऊपर। लेक्चर नोट्स में कुछ डिफरेंट नहीं था, बस थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। फार्माकोडायनामिक में हम लोग सबसे पहले जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, ठीक हो गया। इनडायरेक्टली एक्टिंग देखा, उसकी फार्माकोकाइनेटिक देखी, फार्माकोडायनामिक उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा। फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्टली एक्टिंग पे आ गए, उसकी फार्माकोकाइनेटिक देखी। फार्माकोकाइनेटिक इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से लेके, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं। आगे हमारे पास इसके क्लिनिकल यूजेस हैं। क्लिनिकल यूजेस आप ऑलरेडी थेराप्यूटिक कर चुके हैं, बस ये थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल लिखी हुई है कि ग्लूकोमा होता है, 2-3 तरह का होता है, ठीक है, कौन से को किस चीज़ से आप ट्रीट करते हैं। जीआईटी में आ जाते हैं, जीआईटी में कितनी उसकी डोज हो गई, कौन से ड्रग्स दे रहे हैं, ये सारा कुछ आप वैसे भी थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन में कवर करें, आप वो कर लें तो दैट इज़ मोर देन इनफ। पर ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो अक्सर एमसीक्यू के लिए आपके लिए हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास माइस्थेनिया ग्रेविस है। होती क्या है ये डिजीज़, ये कॉज कैसे होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, माइस्थेनिया क्राइसिस में और कोलिनर्जिक क्राइसिस में डिफरेंस क्या होता है, इसको आप डायग्नोज कैसे करते हो, एड्रोफोनियम की तरफ इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हो, किस चीज़ से आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं करना, ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हमारे पास नियोस्टिग्मीन जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल क्यों है, देन पायरिडोस्टिग्मीन इन माइस्थेनिया ग्रेविस, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको कवर करना है। उसके बाद हार्ट में आ जाते हैं एमसीक्यू में, ठीक है। एड्रोफोनियम आपने यूज़ कर लिया, लेकिन अब ज़्यादा बेटर ड्रग्स आ गए हैं हार्ट के ऊपर एक्ट करने के लिए, दैट इज़ एडिनोसिन एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, तो ये एज एन एमसीक्यू आ सकता है। अगर आप यहाँ पर आ जाओ सीएनएस में, तो एक एमसीक्यू आ जाता है कि हमारे पास जो टेक्रीन है अब उसको क्यों नहीं यूज़ करते अल्जाइमर डिजीज़ में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही पैरोटॉक्सिक है, इसलिए हम लोग बाकी तीनों ड्रग्स को यूज़ करते हैं, टेक्रीन को यूज़ नहीं करते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो थोड़े बहुत एमसीक्यू पॉइंट्स बन जाते हैं, वो वाली चीज़ें आ गई। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर यही बताया हुआ है कि जो नियोस्टिग्मीन है और जो फाइसोस्टिग्मीन है इनमें से कौन सा ज़्यादा प्रेफरेबल है। नियोस्टिग्मीन जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है इन माइस्थेनिया ग्रेविस, क्योंकि पेरिफेरली एक्ट करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है, फाइसोस्टिग्मीन कर लेता है, तो ब्रेन में भी टॉक्सिसिटी कॉज करवा सकता है थोड़ी सी भी डोज ज़्यादा होने पर, इसलिए हम लोग को कम देते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में, ठीक हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पर पैराथायोन और मेलाथायोन का डिफरेंस है, ये आपने लाजमी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप ये चैप्टर रीड करेंगे तो आपको इसमें पढ़ते हुए पता चलेगा कि स्मोकिंग सीजेशन में 2 ड्रग्स वेरिनिसलिन और निकोटीन जो है वो यूज़ की जाती हैं। उसके अलावा जो तीसरी ड्रग लिखी है प्रोपियोन, या आप लोग आगे सीएनएस में एंटी डिप्रेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, कि वो भी स्मोकिंग सीजेशन में यूज़ होता है। फिर आ जाते हैं हम लोग पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग्स के ऊपर। पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग्स की अगर बात करें तो इसमें भी आपने सबसे पहले जो चीज़ करनी है दैट इज़ इसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है। इनको एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स भी कहते हैं। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन आपने अच्छे से कर लेनी है, एंटी निकोटिनिक्स आपने अच्छे से देख लेने। क्लासिफिकेशन करने के बाद आपने सबसे पहले इसको रीड देनी है, ठीक है। रीड देते देते आपने छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो पिक करते जाना है, ठीक हो गया। जैसे कि आप एट्रोपिन पे आए हैं, एट्रोपिन में उसकी हाफ लाइफ बताई हुई है कि 2 आवर्स की होती है, लेकिन फिर उसने आगे ये भी बताया हुआ है कि आई के अंदर इसकी जो हाफ लाइफ होती है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो ज़्यादा हो जाता है, दैट इज़ मोर देन 72 आवर्स, जो कि आप आगे यहाँ पर भी जो है वो पढ़ेंगे। फिर इसकी हाई यील्ड टर्म्स आ जाती हैं, आपने इसकी हाई यील्ड टर्म्स अच्छे से देख लेनी है। इसके जो इफेक्ट्स हैं वो ये वाला डब्बा आपने अच्छे से कर लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद अब
क्योंकि हम लोग ये इफेक्ट्स देख ही रहे हैं तो मैं यहाँ पर एक और बात बता देती हूँ कि जो हार्ट है उसके ऊपर जो है वो हमारे पास एट्रोपिन का बाइफेजिक इफेक्ट पूछा जाता है, स्लाइवरी ग्लैंड्स पे एट्रोपिन का बाइफेजिक इफेक्ट पूछा जाता है। ये हमारा यूक्यू भी है और एक तरह से वाइवा क्वेश्चन तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि बाइफेजिक इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन क्या होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ सलाइवरी ग्लैंड और हार्ट दोनों के ऊपर बाइफेजिक इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल यूजेस हैं, क्लिनिकल यूजेस में आपने जो थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन की है वही कर लें तो दैट विल बी मोर देन इनफ, पर आपने एक दफ़ा इसको रीड ज़रूर देनी क्योंकि बहुत ज़्यादा MCQs जो हैं वो आ जाते हैं इसमें से, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि लास्ट ईयर ये SCQ भी आया हुआ था कि आपने ड्रग्स बताने हैं कौन से एंटीमस्किनिक ड्रग्स हैं जो आई में यूज़ होते हैं, 5 ड्रग्स के नाम लिखने थे, इस तरह करके जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सारी आ जाती होती हैं। तो आपने इन सारी चीज़ों को ना एक दफ़ा रीड लाजमी दे देनी है। उसके बाद यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्ट्रा इंडिकेशन का कि एट्रोपिन कहाँ पर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं या एंटीकोलिनर्जिक्स कहाँ पर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो उसके अंदर आपने जो है ये 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं और इन चारों का एक नंबर होता है, तो आपने इसको जो है वो अच्छे से देख लेना है। फिर आगे निकोटीनिक एंटागोनिस्ट आ जाते हैं। निकोटीनिक एंटागोनिस्ट के लिए भी आपने उसके इफेक्ट्स यहाँ से देख लेने हैं। ओके हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास इसका कोलिनेस्टेरेज रीजनरेटर है जिसमें सिर्फ 2 ही ड्रग्स हैं, प्रेलिडोक्साइम और डायएसिटाइल मोनोक्साइम, ठीक है। प्रेलिडोक्साइम आप पीछे ऑर्गेनोफॉस्फेट एजिंग में भी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। आपने इसके जो है वो MCQs देख लेने। रही बात लेक्चर नोट्स की, तो लेक्चर नोट्स में भी कुछ डिफरेंट नहीं लिखा हुआ है, ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट्स बताए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो इन सारों को एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये बाइफेजिक इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन जो है वो अपनी कन्वीनियंस के लिए लिखा हुआ है कि बाइफेजिक इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन क्या होता है, डोज डिपेंडेंट इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन क्या होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कभी कभी वाइवा में पूछ ली जाती हैं, तो दैट इज़ वाई मैंने इनको साइड पे करके नोट डाउन कर लिया। थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस हैं इसकी कौन कौन सी, लाइक दिस इज़ द थेराप्यूटिक यूजेस जिसकी मैं बात की थी कि ये आपको जो है वो आपने अच्छे से देख लेना है कि कौन से ड्रग कहाँ पर यूज़ होते हैं और क्या चीज़ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसके एडवर्स इफेक्ट हैं कि इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है। उसके बाद एट्रोपिन के साइड इफेक्ट्स का एक निमोनिक होता है, ठीक है। इसको कहते हैं मैड एज अ हैट, ठीक है। लाइक इट इज़ हॉट, इट इज़ रेड, इट इज़ ब्लाइंड, मैड, फुल, ठीक है। ये वाला इस तरह का निमोनिक होता है। यहाँ पे इट कांट सी, कांट पी, कांट स्पिट, कांट शिट, ये चीज़ आपको कभी भी नहीं भूलती, ठीक है। आपने इसको अच्छे से देख लेना। व्हाट इज़ एट्रोपिन फ्लश, ठीक है। एट्रोपिनाइजेशन क्या होती है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से आते होने चाहिए। फिर निकोटीनिक ड्रग्स हैं, निकोटीनिक ड्रग्स में उसका ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट है, उसकी टॉक्सिसिटी है, और बाकी ड्रग्स बताए हुए अदर ड्रग्स विद एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी जो कि आपको क्लासिफिकेशन में भी मिलेंगे विद एग्जाम्पल्स, दैट इज़ दिस। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंटीहिस्टामीन्स में हमारे पास कौन से ड्रग्स हैं, TCAs में कौन से ड्रग्स हैं, फिनोथायाजीन्स में कौन से ड्रग्स हैं। तो आपने वो सारा जो है वो यहाँ से कवर कर लेना है। सारा चैप्टर करने के बाद आई वुड प्रेफर कि आप एंड पे एक दफ़ा ये टेबल जो है इसको गो थ्रू लाजमी करें। किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी नहीं पता चली, किसी की क्लिनिकल एप्लीकेशन नहीं पता चली, तो वो ये टेबल कर लेने से जो है वो कवर हो जाती है और काफ़ी हद तक जो है आपका रिवीजन भी जो हो जाती है आराम से हो जाती है। ANS बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ANS आता होगा तो ही आपको आगे की जो बेसिस हैं फार्माकोलॉजी की वो क्रिएट होंगी, तो इसलिए आपने ANS को बहुत फोकस होकर जो है वो करना है, ठीक है। उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी।